नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ साइक टैंक में। आज हम बात करेंगे क्रिमिनल साइकोलॉजी क्या है और लोग कैसे क्रिमिनल बनते हैं। यह टॉपिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम अपराधों के पीछे की मानसिकता समझते हैं और जब हम वजह समझते हैं तो रोकथाम के उपाय भी बनते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं। क्रिमिनल साइकोलॉजी मनोविज्ञान की यह वह शाखा है जो अपराधियों की मानसिकता और व्यवहार का अध्ययन करती है। यह विषय यह जानने की कोशिश करता है कि कोई व्यक्ति अपराध क्यों करता है। यह केवल क्यों तक सीमित नहीं है बल्कि किस तरह और कब भी समझने की कोशिश करते हैं। क्रिमिनल साइकोलॉजी में अपराध के मनोवैज्ञानिक, जैविक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलू शामिल होते हैं। यह कानून और न्याय प्रणाली के साथ जुड़ा हुआ होता है और साक्ष्य की व्याख्या, गवाही का आकलन और अपराधी का मूल्यांकन। क्रिमिनल साइकोलॉजी का इतिहास लंबा है और कई विचारधाराओं का मेल है। पहले मान्यता थी कि अपराधी जन्मजात होते हैं, यानी बायोलॉजिकल कारण प्रमुख है। फिर समाजशास्त्रीय और मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण आए जिन्होंने परिवार, समाज और बचपन के अनुभवों को महत्व दिया। आज के समय में हम मल्टीफैक्टोरियल मॉडल अपनाते हैं, यानी कई कारण मिलकर अपराध की ओर ले जाते हैं। आइए अब तक एक एक करके उन कारणों को देखें जो व्यक्ति को अपराध की ओर ले जा सकता है। पहला कारण है जैविक कारण, दूसरा न्यूरोलॉजिकल और मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएं, आनुवंशिक प्रवृत्तियां, बचपन का हिंसात्मक या उपेक्षित माहौल, विकृत पारिवारिक संबंध और अभिभावकीय असफलताएं, गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता, शिक्षा की कमी और अस्वस्थ सामाजिक नेटवर्क, व्यक्तित्व विकार और मानसिक रोग जैसे एंटीसोशियल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नशीली दवाओं का सेवन और अल्कोहल, सांस्कृतिक और सामूहिक दबाव, गैंग प्रभाव। ये कारण हो सकते हैं अगर कोई व्यक्ति अपराधी होता है तो आइए जानते हैं कारणों को विस्तार से। जैविक और न्यूरोलॉजिकल जो कारण है उसको समझते हैं। जैविक कारणों में हार्मोनल असंतुलन और न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए अमीनो एसिड और न्यूरोट्रांसमीटर में असंतुलन से इम्पल्स कंट्रोल प्रभावित हो सकता है। मस्तिष्क के कुछ हिस्से जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स निर्णय और आत्मनियंत्रण से जुड़े होते हैं। यदि इन हिस्सों का विकास या कार्यक्षमता बाधित हो तो व्यक्ति आक्रामक या जोखिम भरा व्यवहार कर सकता है। किसी व्यक्ति का जन्मजात न्यूरोलॉजिकल प्रोफाइल उसकी प्रवृत्तियों को प्रभावित कर सकती है। आनुवंशिक और परिवेश का तालमेल भी हमें अपराध की ओर ले जा सकता है। आनुवंशिक प्रवृत्तियां अकेले अपराध तय नहीं करती। पारिवारिक में हिंसा या अपराधों की प्रवृत्तियां देखकर भी बच्चे सीखते हैं। जीन और वातावरण का संवाद, जिसे हम जीएक्सी इंटरैक्ट कहते हैं, बहुत मायने रखता है। यानी कुछ जीन किसी पर्यावरण के साथ मिलकर जोखिम बढ़ाते हैं। जो आनुवंशिकता केवल स्कोर कार्ड का हिस्सा है, पूरा खेल वातावरण का भी है। बचपन और परिवार का प्रभाव जो है वो भी अपराध की ओर लेके जा सकता है। बचपन के अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि बचपन में शारीरिक या मानसिक हिंसा हुई तो ट्रॉमा स्थायी निशान छोड़ सकता है। अपेक्षा ये रहती है कि माता पिता का अति नियंत्रण या बुरी संगत, ये सब व्यक्ति की सामाजिक भावनात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। एक सुरक्षित और स्नेहपूर्ण बचपन बच्चे को सहानुभूति और
आत्मसंयम सिखाता है। दूसरी ओर देखा जाए तो असुरक्षित वातावरण एंटी सोशल व्यवहार को भी जन्म दे सकता है। शिक्षा, समाज और आर्थिक कारण भी हो सकता है जो हमें अपराध की ओर ले जा सकता है। गरीबी और बेरोजगारी से जुड़ी तनावपूर्ण परिस्थितियां व्यक्ति को आपराधिक विकल्प चुनने के लिए प्रेरित कर सकती है। जब समाज अनावश्यक असमानता और अवसरों की कमी दिखाता है तो अपराध एक विकल्प बन जाता है। अशिक्षा और सीमित सामाजिक संसाधनों ने भी अपराध को बढ़ावा दिया है। यही कारण है कि सामाजिक सुधार और रोजगार कार्यक्रम अपराध को कम करने में मददगार होते हैं। कुछ व्यक्तित्व विशेषताएं जैसे संवेदनशीलता की कमी, अहंकार और इम्पल्सिव नेचर अपराध के जोखिम बढ़ा सकती है। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग अक्सर दूसरों के अधिकारों की परवाह कम करते हैं। डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया जैसे मानसिक रोग भी कुछ स्थितियों में अपराध के साथ जुड़े पाए गए हैं, पर यह स्टिग्मेटाइजेशन का कारण नहीं बनता। हमें समझना चाहिए कि रोग और अपराध अलग अलग चीजें हैं, पर कभी कभी दोनों इंटरलिंक हो सकते हैं। गैंग्स वाला जो माहौल है और संस्कृति या गैंग्स का जो प्रभाव है वो भी हमें अपराध की ओर लेके जा सकता है। समूह का दबाव और गैंग कल्चर व्यक्ति की नैतिकता और विकल्पों को प्रभावित कर सकते हैं। जब कोई गैंग अपनी पहचान और सुरक्षा के लिए हिंसा को सामान्य बनाता है तो नए सदस्य भी उसी व्यवहार को अपनाते हैं। समूह में पहचान पाने की चाहत और ब्रह्मांडीय सम्मान की लालसा अपराध के पीछे काम करती है। किसी घटना का तात्कालीन ट्रिगर अगर है तो वो भी अपराध की ओर लेके जा सकता है। कई बार व्यक्ति के अंदर अपराध की प्रवृत्ति हो और एक तात्कालीन ट्रिगर उसे अपराध तक ले जाए। यह ट्रिगर व्यक्तिगत अपमान, नशा, अचानक आर्थिक हानि या किसी को चोट पहुंचाना हो सकता है। ट्रिगर यह अंतिम कड़ी है जिसने व्यक्ति को क्रिया करने पर मजबूर किया। इसमें देखेंगे न्यायिक और नैतिक पहलू। क्रिमिनल साइकोलॉजी कानून के साथ जुड़ा हुआ है। यह पूछता है क्या आरोपी योग्य है। कभी कभी मानसिक अस्थिरता या अस्थिरता की वजह से असली जिम्मेदारी अलग जांची जाती है। इसीलिए मानसिक मूल्यांकन कोर्ट में महत्वपूर्ण साक्ष्य बनता है। पर ध्यान रहे, यह सहानुभूति नहीं है बल्कि न्याय की एक वैज्ञानिक समझ है। अब मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, पर तथ्यों और मनोवैज्ञानिक तत्वों पर भी आधारित है। कहानी का उद्देश्य आप में रुचि बनाए रखना और सिद्धांतों को कहानी के जरिए समझना है। कहानी का नाम है शहर की छाया। रात का वक्त था और शहर की एक खाली गली में एक छोटा सा किराने का दुकान था। दुकान का मालिक रमेश अपनी दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहा था। उसी शाम पड़ोस में कुछ अजीब सी आवाज़ आई। किसी ने जोर से चिल्लाया। रमेश ने सोचा कि यह कोई घरेलू झगड़ा होगा, पर उसने मदद के लिए बाहर देखा। उसी रात एक बेंच पर बैठा जिसका नाम आदित्य था अचानक उठकर भाग गया। आदित्य के हाथ में खरोंचें लगी हुई थी और उसकी आंखों में भय था। आदित्य कई महीनों से बेरोजगार था। उसका बचपन कठिन रहा। माता पिता का तलाक और एक कठोर पिता जिसने शारीरिक दंड हमेशा दिया करता था। स्कूल में वह अकेला रहा और दोस्तों से कट गया। वह अक्सर गैरेज में समय बिताता था और कभी कभी छोटी मोटी चोरी कर अपना घर खर्च निकालता था। पर उस दिन उसकी मानसिक स्थिति अलग थी, जैसे उसे कुछ अंदर से खा रहा हो। कुछ दिन बाद शहर में एक गैस
बैंक से कैश रैकेट हुआ। बैंक मैनेजर ने बताया कि चोर निशान खराब छोड़ गए थे और कुछ सीसीटीवी फुटेज मिली थी। फुटेज में एक युवक दिखाई देता है, वह आदित्य। उसी रात गांव की चर्चाओं में आंख पकड़ी कि आदित्य ने बैंक लूटा। लोगों की धारणा जल्द ही बन गई, यह लड़का है। पुलिस ने आदित्य को गिरफ्तार किया। उसकी माँ रोने लगी और कहने लगी, वह तो हमारा बेटा है, वह ऐसा नहीं कर सकता। पुलिस ने आदित्य से कड़ी पूछताछ की, पर वह अक्सर चौंक जाता, बात बदल देता और कभी कभी भावनाओं से ओवरफ्लो कर देता। संदेह बढ़ा कि वह नशे में था या मानसिक रूप से अस्थिर। अदालत ने आदेश दिया आदित्य का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाए। मूल्यांकन में पता चला कि आदित्य ने अनदेखी बचपन की प्रतिक्रियाएं है। मूल्यांकन में पता चला कि आदित्य में अनदेखी बचपन की प्रतिक्रियाएं है। उसमें इम्पल्स कंट्रोल की समस्या, एंगर मैनेजमेंट इशू और बचपन में ट्रॉमा के निशान थे। साथ ही उसके जीवन में हाल ही में जो बेरोजगारी और आर्थिक दबाव से जो दबाव बन रहा था वो भी था। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो एक ट्विस्ट आया। सीसीटीवी की विस्तृत जांच से पता चला कि बैंक लूट में इस्तेमाल हुआ टोपी और जूते आदित्य के ही थे। साथ ही कुछ मोबाइल लोकेशन डेटा ने साबित किया आदित्य उसके बताए समय पर दूसरी जगह था। असली चोर एक पेशेवर गिरोह था जिसने आदित्य का चेहरा वीडियो में डाल दिया ताकि पुलिस भटका रहे। यहाँ यह बात सामने आई, केवल होना ही पर्याप्त नहीं था। संदर्भ और साक्ष्यों की गहराई से जांच शुरू थी। आदित्य का केस बताता है कि कैसे मानसिक और व्यक्तिगत कमजोरियां किसी न किसी रूप में संदिग्धता बढ़ा देती है। पर यह दिखता है कि अपराध और दोष अलग अलग बातें हैं। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकनों ने आदित्य के आचरण और कारणों को स्पष्ट करने में मदद दी और सही अपराधी के खुलासे ने न्याय की दिशा में काम किया। इस कहानी से हमें कई सीख मिलती है। पहली, कतई निष्कर्ष पर भरोसा न करें। दूसरा, बचपन के अनुभव व वर्तमान दबाव किसी को संदिग्ध बना सकते हैं पर दोषी नहीं। तीसरा है बहुमुखीय जो साक्ष्य और तकनीकी या जांच है, आवश्यकता हमेशा रहती है। सामाजिक समर्थन और मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप समय पर मिलता तो आदित्य को गलत रास्ते पर जाने से रोका जा सकता था। अब बात करते हैं रोकथाम कैसे हो सकती है। शुरुआती बचपन में सकारात्मक पालन पोषण पर जोर दिया जा सकता है। दूसरा, स्कूलों में परामर्श और इमोशनल लर्निंग को शामिल किया जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा जाल और रोजगार के अवसर अगर बढ़ा दिया जाए तो इन सब स्थितियों से हमें छुटकारा मिल सकता है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का सुलभ होना, विशेषकर युवा और कमजोर वर्गों के लिए। समुदाय आधारित प्रोग्राम जैसे मेंटरशिप और रिहेबिलिटेशन, कानून सुधार और पुनर्वास भी किया जा सकता है। न्यायिक प्रणाली को चाहिए कि वह सिर्फ दंड नहीं दे बल्कि सुधार पर भी ध्यान दे। रिहेबिलिटेशन कार्यक्रम अपराधियों को समाज में वापस जोड़ो का काम करते हैं। कुछ देशों में समुदाय आधारित योजनाओं ने अपराध दर कम की है। सजा का मकसद सिर्फ बदला नहीं होना चाहिए बल्कि सुधार और पुनर्योजना भी हो सकता है। समाज का भी दायित्व है कि वह कमजोर वर्ग को अवसर दे। स्टिग्मा हटाना भी उतना ही जरूरी है क्योंकि समाज के बहिष्कार से पुनः अपराध का रास्ता खुल सकता है।
स्थानीय स्तर पर जागरूकता और समर्थन नेटवर्क बनाना प्रभावी होता है। यदि आप किसी के बदलते व्यवहार को नोट करते हैं, संकेतों पर ध्यान देते हैं, यदि कोई व्यक्ति लगातार आक्रामक हो रहा है, नशे का उपयोग बढ़ा रहा है या सामाजिक रूप से कट रहा है, तो मदद की पेशकश करें। समर्थन देना, सुनना और मार्गदर्शन करना कभी कभी बड़ी मदद बन सकता है। यह याद रखें कि क्रिमिनल साइकोलॉजी में अक्सर नैतिक सवाल आते हैं, जैसे क्या किसी जोखिम संकेत को देखते हुए हम पहले ही रोकथाम कर सकते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों की निजता का पालन करें और साथ ही सुरक्षा सुनिश्चित करें। इन संतुलनों को समझना और लागू करना चुनौतीपूर्ण होता है। सभी अपराधी जन्मजात नहीं होते। जन्मजात प्रवृत्तियां हो सकती हैं, पर परिवेश और विकल्प निर्णायक होते हैं। मानसिक रोगी हमेशा खतरनाक नहीं होते। अधिकांश मानसिक रोगी हिंसक नहीं होते। स्टिग्मा हानिकारक हो सकता है। गरीबी ही सभी अपराधों का कारण नहीं है। गरीबी एक बड़ा जोखिम है, पर हर गरीब अपराधी नहीं होता। आज की तकनीक जैसे सीसीटीवी, डीएनए, मोबाइल डेटा अपराध जांच में मददगार है, लेकिन तकनीक बिना मनोवैज्ञानिक समझ के कभी कभी गलत निष्कर्ष दे सकती है। इंटीग्रेटिव अप्रोच, तकनीक प्लस मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन सबसे भरोसेमंद है। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग एक उपकरण है जिससे हम संभावित अपराधी के व्यवहारिक पैटर्न का अनुमान लगाते हैं। यह ठीक दोषी नहीं बताता, पर जांच को दिशा देता है। प्रोफाइलिंग में सांख्यिकी डाटा, मनोवैज्ञानिक और अपराध की प्रवृत्ति का मेल होता है। इसमें रिसर्च यही दिखा रही है कि बच्चों में संवेदना और आत्मनियंत्रण की शिक्षा अपराध को रोक सकती है। मार्गदर्शन, नीतियां और वैज्ञानिक मूल्यांकन से नीतिगत बदलाव संभव है। भविष्य में जीन एंड एनरोलमेंट रिसर्च और न्यूरोसाइंस से और भी समझ बढ़ेगी। हर अपराध के पीछे एक इंसानी कहानी होती है। किसी की गलती उसे अपराधी बना देती है, पर वह इंसान रहता है। समाज की जिम्मेदारी है कि हम सुधार के रास्ते खोले, न कि केवल दोषारोपण के। आज हमने जाना क्रिमिनल साइकोलॉजी क्या है। हमने कारणों का विश्लेषण किया, जैविक, सामाजिक और व्यक्तिगत। हमने एक कहानी के जरिए देखा कि कैसे संदिग्धता बन सकती है और सच्चाई अलग भी हो सकती है। हमने रोकथाम और समाज की भूमिका पर भी चर्चा की। यदि आप इस विषय पर और वीडियो चाहते हैं तो बताइए कि मैं कौन सा केस स्टडी गहरा करूं। कमेंट में लिखकर बताएं। क्या आप चाहते हैं कि मैं मानसिक रोगों और अपराध के रिश्ते पर एक अलग वीडियो बनाऊं? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूरी है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। ध्यान रहे, अगर आप या आपका कोई जान पहचान वाला मानसिक दबाव में है तो तुरंत हमसे या पेशेवर से मदद ले सकते हैं। कभी भी किसी कठिन परिस्थितियों में अकेले न रहे। मुमकिन हो तो लोकल हेल्पलाइन या नज़दीकी मेडिकल सर्विस से संपर्क करें। साथियों, अपराध केवल कहीं बाहर नहीं होते। यह हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारी नीतियों का प्रतिबिंब होते हैं। जब हम समझते हैं कि हम बदल सकते हैं, समझते हैं तो रोक सकते हैं, और रोकते हैं तो बचा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और दिलचस्प और जानकारीपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और सोच समझ कर कदम उठाइए।